Good morning, class 10th. Myself, Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों, इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे इकोनॉमी से तो आप लोग पहले से ही परिचित है कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। किसी भी देश की जो भी उसमें किसी भी देश में एक साल में जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसमें कितनी उस देश को इनकम हुई, कितना व्यय हुआ, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस ने कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, ये सारा कुछ हम लोग इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मेनली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि धन संबंधी मामले, वित्तीय मामला जो होता है वो अर्थव्यवस्था में आता है। हम लोग, मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझा सकती हूँ कि आपके घर में भी फादर आपके जो होंगे वो पूरा पैसे या मनी संबंधी मैटर्स को वो डील करते हैं, कितना पैसा कहाँ डालना है, किसके दवा में खर्च करना है। तो ये भी घर की इकोनॉमी जैसे होती है वैसे हमारी कंट्री की भी इकोनॉमी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा इकोनॉमी के बारे में। अब ये सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम लोग पूरा क्लियरली समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और उसके कितने सेक्टर्स होते हैं। हम लोग बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर का काम है, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है, ये टर्शियरी सेक्टर का काम है। तो अब हम इस चैप्टर के द्वारा आपको पूरी डेप्थ नॉलेज होगी सेक्टर्स के बारे में कि सेक्टर्स क्या है और वो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। मेनली हर इकोनॉमी में, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो या अमेरिका की इकोनॉमी हो, 3 सेक्टर्स होते हैं और वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब मैं आगे आपको इसको डिस्क्राइब करूंगी कि ये तीनों सेक्टर होते क्या हैं और कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये बेसिक नीड्स होता है। मनुष्य की जो बेसिक जरूरत क्या होती है? खाना। खाना हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें एग्रीकल्चर से मिलता है और वो हमारे फार्मर्स के द्वारा की जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे माइनिंग है और वो एनिमल रेयरिंग है, पिसिकल्चर है, सेरिकल्चर है, तो ये सारी एक्टिविटी इस प्राइमरी सेक्टर में की जाती है और चूंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ये प्राथमिक सेक्टर है और चूंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है, मेनली इंडिया के 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। इसलिए ये एग्रीकल्चर का इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस तरह आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ये सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें अधिकतर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल जैसे हमें शुगर इंडस्ट्री लगानी है तो शुगर इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन हमें कहाँ से मिलेगा? शुगर केन हमें एग्रीकल्चर से, हमारे फार्मर्स हमें ग्रो करके देंगे तभी हमें शुगर केन मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को बेस प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा आ गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अब जो प्राइमरी सेक्टर से हमें चीजें जो मिलती हैं, जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, वो प्रोसेस कहाँ होती है? वो प्रोसेस होती है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ पर? हाँ, इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर भी बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि एग्जांपल लीजिए कि शुगर केन को हमने प्रोड्यूस किया, तो वो तो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन क्या आप ये ऐसा करते हैं कि जब कभी हम लोग के घर में चाय बनती है या खीर बनती है, कोई भी स्वीट डिश बनती है, तो क्या हम उसको उसमें शुगर केन को ले जाके डुबो देते? नहीं, ऐसा नहीं, हम उसमें शुगर डालते हैं। तो अब ये शुगर आती कहाँ से है? तो ये शुगर आती है उस इंडस्ट्री से जहां पर कि शुगर केन को ले जाकर के प्रोसेस किया जाता है। तो इट मीन्स कि जिस सेक्टर में रॉ मटेरियल को, जो कि हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। और चूंकि उसको प्रोसेस इंडस्ट्री लगा के किया जाता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आई होप कि आपको सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है उस रॉ मटेरियल के लिए जो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है। लेकिन जो हमारा तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, जिसको कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होता है। वो हम ये दोनों सेक्टर तो हमको दिख जाते हैं, लेकिन टर्शियरी सेक्टर हम विजिबल नहीं कर सकते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर में क्या आते हैं? जितनी भी सर्विसेज हमको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, और भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये सारे हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। चूंकि हमको या कंज्यूमर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आपके घर में खाना पहुंचाने से लेकर किसी भी सामान को पहुंचाना हो, किसी भी सामान को ले जाना हो, कहीं पहुंचाना है, तो ये सारा आपका टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने शुगर के लिए शुगर केन को शुगर बनाने के लिए हमें शुगर केन की जरूरत है। अभी उस एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। शुगर बनाने के शुगर केन की जरूरत है, तो शुगर केन को शुगर इंडस्ट्री में ले जाकर के प्रोसेस किया जाता है। तो ये शुगर इंडस्ट्री में ये शुगर केन अपने आप से तो चल के जाएगा नहीं, इसके हाथ पैर तो होते नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रक बुलाते हैं या लॉरी बुलाते हैं, और उसके ऊपर लाद करके उस शुगर केन को उस इंडस्ट्री में पहुंचाते हैं जहां पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग मींस कि उसको काट छांट करके उसका जूस निकाल करके उससे जैगरी बनाना, खांडसारी बनाना और बीच मोलेसिस बनाना, तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मींस होता है किसी भी रॉ मटेरियल को ला करके उसको काट छाट करके उससे दूसरे प्रोडक्ट को बनाना, उससे न्यू प्रोडक्ट को बनाना। जो पुराना जो रॉ मटेरियल है उससे न्यू प्रोडक्ट को बनाना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो टर्शियरी सेक्टर में आती है। अब इस तरह से टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इस तरह से ये प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, एक तरह से सामान को लाद के ले जा करके पहुंचाता है रॉ मटेरियल को। तो ये हमने जान लिया कि टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को किस तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन अब ये टर्शियरी सेक्टर ही सेकेंडरी सेक्टर को कैसे सपोर्ट करता है इसे मैं आपको समझाती हूँ। अब सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, तो इंडस्ट्रीज कैसे लगाई? अगर किसी व्यक्ति को या किसी बिजनेसमैन को शुगर केन की इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा।
तो बैंक से हमें लोन के लिए लोन के रूप में पैसा मिलता है, तो ये एक सर्विस ही है जो हमें बैंक हमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करता है और टर्शियरी सेक्टर जो है इन दोनों सेक्टर्स के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इस तरह से ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। और अब हम लोग आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन तीनों सेक्टरों का क्या इफेक्ट पड़ता है। और हम लोगों ने अब एक बेस बना लिया, अब आपको पता चल गया है कि तीनों सेक्टर क्या है। अब आगे हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू टॉपिक के साथ। सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी हम लोग ने अभी पढ़ा कि हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, और वो आपस में कितने इंटर रिलेटेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, डू वी कैलकुलेट ऑल दिस। इट मीन्स कि 3 सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, और वहां पे बहुत ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। तो क्या हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, कैलकुलेट करना, क्योंकि हम इन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करना एक बहुत कठिन काम होता है। और अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करें कि इकोनॉमी की, अगर कोई इन तीनों सेक्टर से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो निश्चित है कि इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी। और जब इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी तो हम जीडीपी तो ये हम कैसे जानेंगे कि कैसे उसका जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ये मुश्किल होती है कि हम ये कैसे हम लोग जाने कि हमको एग्जैक्ट डेटा मिल सके कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है और पूरी अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए एक चैलेंज सामने आता है कि इकोनॉमी में जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ढेर सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं किसी भी इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में नेल्स, कील से लेकर के कार्स तक बनती हैं। तो हम लोग यहाँ पर गेहूं भी प्रोड्यूस करते हैं और हम ही लोग फ्लावर भी बनाते हैं। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन की डाइवर्सिटी होती है। तो प्रोडक्शन की डाइवर्सिटी होती है नेल से लेकर हेलीकॉप्टर तक। तो हम जब प्रोडक्शन की डाइवर्सिटी है, चीजों की डाइवर्सिटी है, प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी है, विविध मात्रा में चीजें बनती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी सारी चीजें बनती हैं बच्चों। तो फिर हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक चीज की गुड्स की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार बनाने वाली जो बॉडी है, उसने कहा कि मैंने 1 लाख कारें बनाई इस ईयर में, और जो नेल्स बनाने वाली का बॉडी है वो बोलेगी कि मैंने 1 करोड़ नेल्स बनाई। तो नेचुरली जो नेल मैन्युफैक्चरर बॉडी है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ क्योंकि उसने 1 करोड़ नेल्स बनाई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वैरायटी के हिसाब से कंपेयर करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हर एक वस्तु की वैल्यू अलग अलग होती है। वी कांट कंपेयर एप्पल विद मैंगो। क्या हम एप्पल से मैंगो का कंपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से हर एक वस्तुओं को या सर्विसेज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनमें जो क्वालिटी जो होती है वो अलग होती है। तो इसलिए हम वस्तुओं की क्वांटिटी और नंबर को ना देखकर उस
गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को देते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि 10 kg वीट एट ₹20 पर केजी, 10 किलो गेहूं जो है 20 रुपीज पर केजी के दर से बेचा जा रहा है। तो अब हम ये कैसे निकाल पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना गेहूं बनाया कितना, तो हम क्या देखेंगे कि 10 kg गेहूं कितने में आया, 200 रुपए में आया। बस अब इसकी फाइनल जो वैल्यू है उसको हम जानते हैं। तो अब इसमें इस तरीके से जीडीपी को जब वैल्यू को ऐड करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि वीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, राइस कितना प्रोड्यूस हुआ है, शुगर केन कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। वैल्यू ऐड करेंगे जब आप उन सब की, तो आपके पास एक निश्चित फिगर आ जाएगी, तो उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। जब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन की एक निश्चित वैल्यू आ जाती है, एक फिगर आ जाती है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशंस होती है, यहाँ पर भी कुछ सावधानी बरतनी होती है। क्या सावधानी? एट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड बाय। हम क्या करते हैं, हमें केवल उन्हीं वस्तुओं के या सर्विसेज के वैल्यू को ऐड करना होगा जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। इंटरमीडिएट वस्तुओं को हम नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वो पहले से ही ऐड रहती है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी भी बिस्किट किसी भी किसान ने क्या किया कि 8 रुपए पर केजी की दर से गेहूं को प्रोड्यूस किया, गेहूं का उत्पादन किया। फिर उसने क्या किया, उसने जो मिल है, फ्लावर मिल है, वहां के मालिक को ले जाकर के उस गेहूं को 10 रुपीज पर केजी की दर से बेच दिया। 8 रुपए में उसने प्रोड्यूस किया, 10 रुपीज में उसने ले जाकर के फ्लावर मिल के मालिक को बेच दिया। अब उस फ्लावर मिल के मालिक ने क्या किया, उस फ्लावर मिल के मालिक ने गेहूं को बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, वो 15 में बेचा। अब वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने उस 15 रुपए के गेहूं से 4 पैकेट बिस्किट के बनाए और हर एक बिस्किट का दाम था 15 रुपीज। और इसके लिए बिस्किट बनाने के लिए उसने मैदे के साथ साथ और भी चीजें ऐड की, शुगर ऐड किया, ऑयल ऐड किया, तो इसने उन सबका कॉस्ट उसमें ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर जो बिस्किट, जो लास्ट प्रोडक्ट बना बिस्किट, वो 60 रुपीज का बना और उसमें 4 पैकेट थे, तो हर पैकेट के दाम 15 रुपीज आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ऐसे प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बिस्किट की जो फाइनल वैल्यू आई है वो 60 रुपीज आई है और पर पैकेट बिस्किट का दाम 15 रुपीज आया। तो यहाँ पर बीच में जो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुई बिस्किट बनने में, तेल है और क्या शुगर है, और ये सारी चीजों का दाम उसमें पहले से ही इंक्लूडेड है। अब हम ऐसा नहीं करते हैं कि 15 रुपीज में हम फिर से अलग से उसमें जोड़ें कि गेहूं का दाम कितना है और तेल का दाम कितना है, शुगर का दाम कितना है। हम टोटल जो उसकी वैल्यू आती है 15 रुपीज आई पर पैकेट बिस्किट की, उसको हम वैल्यू को ऐड करेंगे 60 रुपीज, 4 पैकेट बिस्किट के जो वैल्यू आई 60 रुपीज, उसको हम ऐड करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ऐड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए जब भी जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी होने के कारण हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग ने एक उपाय निकाला कि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करेंगे और उस वैल्यू को ऐड करते समय इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे जो बीच की वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। तो क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया बिस्किट का कि किस तरीके से फार्मर ने किसान ने गेहूं को ग्रो किया, गेहूं को ग्रो करने के बाद फ्लावर मिल के मालिक को बेच दिया 10 रुपीज में, फ्लावर मिल के मालिक ने बिस्किट कंपनी को बेच दिया 15 रुपीज में, बिस्किट कंपनी के मालिक ने उस 15 रुपीज से 4 पैकेट बिस्किट बनाए और उसने 60 रुपीज अर्न किए। तो इस तरीके से ये फाइनल वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की। तो
तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि क्या होता है ये क्या प्रिकॉशन ली जानी चाहिए। अब तो बच्चों अभी मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है कि जीडीपी का क्या वैल्यू होती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में और जीडीपी कैसे कंट्रीब्यूशन करती है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी है कि एक ईयर में उस कंट्री में या हमारी कंट्री में टोटल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम पूरी टोटल वस्तुओं टोटल सर्विसेज और गुड्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों संख्या में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए एक कुछ ट्रिक्स अपनाई जाती है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को ही हम ऐड करके उस पर हम निकाल लेते हैं जीडीपी को। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बिस्किट वाला एग्जाम्पल कि किस तरीके से एक फार्मर ने 8 रुपीज पर केजी की दर से वीट को प्रोड्यूस किया और उसको ले जा करके फ्लावर मिल के मालिक को बेच दिया। फ्लावर मिल के मालिक को 10 रुपीज पर केजी की दर से रेट से बेचा। उस फ्लावर मिल के मालिक ने उस फ्लावर को बिस्किट कंपनी के ओनर को ले जा करके बेचा 15 रुपीज पर केजी की दर से। अब वो बिस्किट कंपनी का जो मालिक है उसने उसमें उस फ्लावर में शुगर मिलाई, ऑयल मिलाया और भी चीजें ऐड की। तो फिर उसने उसको 60 रुपी पर 4 पैकेट, उस पैकेट में 4 पैकेट थे बिस्किट के, ये उससे बनाया तो उसको 3 गुना प्रॉफिट हुआ। तो हमने इसमें उन सारी चीजों की अब ऐसा नहीं है कि अब हम जीडीपी निकालने के लिए हम उसमें वीट का भी दाम इंक्लूड करें और ऑयल का भी और शुगर का भी जो रेट है वो इंक्लूड करें, ऐसा नहीं है। ये सारी इंटरमीडिएट थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं जो कि जिनके की प्राइजेस इस जो जीडीपी में पहले से ही ऐड रहते हैं, जो फाइनल गुड्स रहता है। तो इसलिए इस प्रकार जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, वो जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी फाइनल वैल्यू को ही ऐड करके निकाली जाती है। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके साथ ही साथ बहुत प्रिकॉशंस भी रखना पड़ता है। क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि जीडीपी केवल उन्हीं गुड्स और सर्विसेज की कैलकुलेट की जाती है जो डोमेस्टिक होती है, जो घरेलू होती हैं और जो हमारी कंट्री के अंदर ही बनाई जाती हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारी कंट्री है और इस कंट्री में अमेजन आ गई है और स्नैपडील आ गई है, तो इन कंपनीज ने अपने यहाँ पर ब्रांचेस डाली है और यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो हमारी कंट्री की जीडीपी में या इकोनॉमी में उनकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए यही अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनी की ब्रांचेस अगर अमेरिका में है और आप वहां जाकर के वर्क कर रहे हैं, आप वहां से मनी तो भेजते हैं, तो इससे हमारा फॉरेन करेंसी मजबूत तो हो रहा है, लेकिन जो ये हमारी जीडीपी में वैल्यू, इसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होगी, ये अमेरिका की जीडीपी में ही ऐड होगी। ये अगर जो आप फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में भेज रहे हैं उसकी वैल्यू जीएनपी में होगी, ग्रांड नेशनल प्रोडक्ट में होगी, जीडीपी में नहीं होगी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इसलिए जीडीपी को कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जीडीपी कैलकुलेट होगी जो कंट्री के अंदर बनाई गई हैं और डोमेस्टिक हो। तो बच्चों आई होप कि आपको जीडीपी के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा और अब आपको आगे इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई, सेक्टर्स बताए और जीडीपी का क्या वैल्यू रहती है तीनों सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में, तीनों सेक्टर के ग्रो करने में। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ने और पढ़ाने का ढंग अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना ना भूलिए बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं वेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।